सभी छात्रों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ITI वर्ल्ड में। छात्रों, आज हम ITI इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर के जो पहला चैप्टर है इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय, उसकी दूसरी क्लास लेके आए हैं। इससे पहले जो हमने पहली क्लास अपलोड की थी उसमें हमने बताया था कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के प्रकार, लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज के प्रकार, और इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय कराया था, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताया था, और इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो कन्वेंशंस यूज होती है उसके बारे में बताया था। तो उसी की आज अगली क्लास लेकर आए हैं जिसमें हम आपको ड्राइंग शीट और उनके साइज के बारे में बताएंगे और ड्राइंग शीट को फोल्ड करने की विधि के बारे में बताएंगे। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल ITI वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो छात्रों, एक बार हम देख लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था और क्या क्या इस चैप्टर में अभी रह गया है जो हमें आज की क्लास में कवर करना है। तो पिछली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत जो भी टॉपिक्स थे उनके बारे में पढ़ा था और कन्वेंशंस जो भी इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज होती है उनके बारे में पढ़ा था। तो आज की क्लास में हम तीसरा टॉपिक जो कि व्यूज ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट है इसके बारे में पढ़ेंगे, और चौथा मेथड ऑफ फोल्डिंग अ प्रिंटेड ड्राइंग शीट एज पर BIS SP 46 2003 इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ड्राइंग पेपर के बारे में जानते हैं। तो ड्राइंग पेपर जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए जो भी कागज़ यूज होता है वो दो प्रकार के होता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या, किसी भी तरह की ड्राइंग बनाने के लिए जो कागज़ होता है वो दो तरह का होता है। पहला तो हाथ से बना कागज़, इसको हैंडमेड पेपर कहते हैं। दूसरा मिल से निर्मित कागज़, जिसको मिल मेड पेपर कहते हैं। तो हाथ से बने कागज़ों में खुरदुरी सतह होती है, रंग में पीला होता है और नियमित काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन चार्ट बनाने के लिए इसका उपयोग ज़्यादातर होता है क्योंकि ये खुरदुरा होता है और इसका कलर भी थोड़ा सा पीला होता है। इसके बाद बात करते हैं मिल निर्मित पेपर की। तो मिल में जो पेपर बनता है इसका उपयोग नियमित कार्य के लिए किया जाता है और ये विभिन्न आकारों और रोल में उपलब्ध होते हैं। ये वजन में किलोग्राम प्रति रिम या घनत्व में ग्राम प्रति वर्ग मीटर में निर्दिष्ट होते हैं, यानी कि मार्केट में हमको खरीदने पे इस मात्रक से या इस यूनिट से हमको मिलते हैं। अब जैसे किलोग्राम प्रति रिम का मतलब है कि मार्केट में हम जाके कोई रिम खरीदते हैं तो एक रिम अगर ज़्यादा किलोग्राम का है तो इसका मतलब उसमें ज़्यादा मोटी आपकी ड्राइंग पेपर हैं, अवेलेबल हैं। रिम का मतलब आप बंडल से समझ सकते हैं, एक बंडल में अगर ज़्यादा पेपर हैं तो उसका वज़न ज़्यादा बैठेगा। तो उसी के लिए ये किलोग्राम प्रति रिम या घनत्व में ग्राम प्रति वर्ग मीटर में मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वालिटी ड्राइंग पेपर की, अच्छी गुणवत्ता वाला ड्राइंग पेपर। तो ड्राइंग बनाने के लिए एक अच्छी गुणवत्ता वाले ड्राइंग पेपर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला है, ड्राइंग पेपर में पेंसिल लाइन चलने और बार बार मिटाने के लिए पर्याप्त रेशे या मोटाई होना चाहिए। ड्राइंग पेपर ऐसा होना चाहिए कि उस पर जब हम पेंसिल चलाएं तो वो पता चले, उस पर पेंसिल चल जाए आराम से। और साथ ही साथ अगर हम किसी लाइन को या किसी चीज़ को मिटाते हैं, किसी चित्र को, तो उसकी पर्याप्त मोटाई और रेशे होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मिटा रहे हैं और पेपर फट गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, सीट प्रायः सफ़ेद होनी चाहिए। रंगीन सीट रेखाओं के उभार में बाधक होती है। तो ड्राइंग की जो सीट है ये सफ़ेद हो तो सबसे ज़्यादा बेहतर है, और रंगीन सीट हो तो उस पर लाइनें ठीक से समझ में नहीं आती हैं। तीसरा, सीट चिकनी होनी चाहिए क्योंकि खुरदुरी सीट पर अच्छे परिणाम नहीं आ पाते हैं। खुरदुरी सीट पे अगर हम ड्राइंग बनाते हैं तो वो भद्दी लगती है थोड़ी सी। चौथा है, सीट सिलवटें मुक्त होनी चाहिए। सीट जो है वो कहीं से कटी फटी मुड़ी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वो फिर चित्र अच्छी तरह से समझ में नहीं आता है। इसके बाद ड्राइंग पेपर के बाद में हम ड्राइंग शीट के बारे में जानते हैं कि एक्चुअल में ड्राइंग शीट होती क्या है। तो ड्राइंग शीट एक ऐसा आरेखन पत्र है जिस पर इंजीनियर या ड्राफ्ट्समैन किसी वस्तु विशेष या अपने विचारों को पेंसिल की सहायता से आरेखित करता है या बनाता है। अच्छी तथा साफ सुथरी ड्राइंग बनाने के लिए यह आवश्यक है कि ड्राइंग में प्रयोग किए जाने वाला कागज़ अर्थात ड्राइंग शीट अच्छी क्वालिटी का हो। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि ड्राइंग शीट बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि कागज़ यानी कि ड्राइंग पेपर ही इस्तेमाल हो। ड्राइंग शीट इसके अलावा
ट्रेसिंग पेपर या फिर कपड़े पर भी या फिर एक्रेलिक पॉलीमर पे भी बनाया जाता है। अब इसके बाद साइज़ ऑफ ड्राइंग शीट का जो आकार है इसके बारे में देखते हैं। तो ड्राइंग शीट के कुछ स्टैंडर्ड साइज़ बाज़ार में उपलब्ध होते हैं। इन्हीं साइज़ के शीटों पर ड्राइंग बनाए जाते हैं। इन ड्राइंग के शीट कुछ मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार होते हैं जो कि आगे दिए गए हैं। तो साइज़ के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ड्राइंग शीट जिन भी शीटों पर बनाई जाती है, इनके कुछ स्टैंडर्ड साइज़ हैं, कुछ मानक साइज़ हैं, उन्हीं पर बनाया जाता है। किसी भी साइज़ की शीट पे इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं बनाई जाती है मार्केट में, और नपे तुले यानी कि स्टैंडर्ड साइज़ में मिलते हैं। तो वो जो उनके साइज़ होते हैं उसके कुछ सिद्धांत हैं, कुछ नियम हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ड्राइंग शीट साइजेज़। तो ड्राइंग शीट का जो साइज़ है उसका कुछ मूलभूत सिद्धांत है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो ड्राइंग शीट के आकारों का सिद्धांत इनकी लंबाई तथा चौड़ाई के अनुपात के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ड्राइंग शीट के आकारों में निम्नलिखित मूलभूत सिद्धांत निहित है। ड्राइंग शीट का जो साइज़ है, इनकी लंबाई और चौड़ाइयों का एक निश्चित अनुपात होता है। उसी अनुपात की शीटें प्रयोग की जाती है इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए। तो क्या होता है, पहला है XY=1। तो XY क्या है, जो ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई यानी कि ड्राइंग शीट की दोनों भुजाएं हैं। तो XY का जो गुणनफल होगा वो 1 होगा, यानी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल 1 होगा। तो इसका मतलब क्या है, क्यों बनाया गया है नियम। तो सबसे बड़ी जो ड्राइंग शीट होती है जिसको A0 के नाम से जाना जाता है, उसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर होगा। क्षेत्रफल मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई। तो उन्होंने पहला सिद्धांत बनाया है कि ड्राइंग के लिए जो सबसे बड़ी शीट इस्तेमाल की जा सकेगी उसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा है X=1/√2, यानी ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 1:2 होना चाहिए। ये नियम उन्होंने बनाया कि कोई भी ड्राइंग शीट हो, जैसे सबसे बड़ी A0 है, इससे छोटी जो ड्राइंग शीट होंगी उनकी भी लंबाई चौड़ाई में 1:2 का √2 का अनुपात होना चाहिए। A0 ड्राइंग शीट की सतह का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है। तो फिर भुजाएं 841 mm और Y=1189 mm होगा। ये कैसे आया कि A0 की ड्राइंग शीट है, उसकी दोनों भुजाएं यानी लंबाई और चौड़ाई 841 mm और 1189 mm, ये किस तरह से आया। इसके लिए बताऊंगा कि पहले आपके पास दो समीकरण हैं, एक XY=1, दूसरा X1/Y=1/√2। तो इन दोनों को जब इक्वेशन को हल करेंगे तो हमको ये साइज मिलता है, यानी A0 ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई हमें प्राप्त हो जाती है। तो इसके बाद आप जैसे ये ड्राइंग देख पा रहे हैं, इसमें ये इसका साइज़ X है यानी कि इसकी चौड़ाई, और इसका साइज़ Y है। तो Y जो होगा वो X का √2 गुना होगा, और इस तरह से ड्राइंग शीट। इसके बाद हम बात करते हैं हाविंग एंड डबलिंग की, आधा करना और दुगना करना। तो आधा करना और दुगना करने के बारे में बताने से पहले बताएंगे कि जो अभी हमने इससे पहले सिद्धांत पढ़े हैं उससे हमको ड्राइंग की सबसे बड़ी शीट का साइज़ मिल गया A0 का, जो कि 1189 × 841 है। तो इसी तरह से और भी मानक शीटों के साइज़ कैसे प्राप्त किए हैं। क्या एक ही तरह की A0 पे ही सारी ड्राइंग बनाई जाएगी? नहीं, उससे छोटी भी ड्राइंग शीटें आती, वो कैसे प्राप्त होती हैं? हाविंग एंड डबलिंग से। तो उसी के बारे में जानते हैं। तो ड्राइंग शीटों के स्टैंडर्ड साइज़ की सीरीज़ यानी कि श्रृंखला के लिए किसी ड्राइंग शीट को उसकी लंबाई यानी कि उसका जो बड़ा साइज़ है लंबाई, उससे आधा कर देते हैं तो एक नई शीट मिल जाती है, या फिर छोटी साइज़ की ड्राइंग शीट को उसकी चौड़ाई से दुगना कर देते हैं तो भी एक नई साइज़ की शीट प्राप्त होती है। अब ये जो शीट प्राप्त होती है ये अपने से छोटी या बड़ी वाली शीट से 1:2 के अनुपात में इनका क्षेत्रफल होता है। ये जैसे कि A0 शीट का अगर क्षेत्रफल 1 mm² है तो उसको लंबाई से आधा करने पे जो नई शीट बनेगी जिसको A1 के नाम से जाना जाता है, उसका क्षेत्रफल ½ मीटर स्क्वायर होगा। इसी तरह से आगे बढ़ते जाते हैं तो हमको अलग अलग साइज़ें प्राप्त
होती जाती हैं। तो जिसे आधा करना या दोहरीकरण यानी कि हार्विंग एंड डबलिंग कहा जाता है। इसी आधार पर स्टैंडर्ड ड्राइंग शीटों का साइज प्राप्त होता है। जैसे कि A0 से हमें क्या प्राप्त होता है, A1 प्राप्त होता है, A1 से A2, A2 से A3, इसी तरह से और भी साइज प्राप्त होते हैं। यानी कि A1 को हम आधा कर देंगे लंबाई से तो A1 प्राप्त होगा, जिसका कि क्षेत्रफल A0 का आधा होगा। लेकिन इसमें यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो नई सीटें मिलती हैं इसमें भी ड्राइंग के वो मूलभूत सिद्धांत लागू होते हैं। यानी कि इनकी और लंबाई चौड़ाई में भी वही अनुपात होता है, 1:√2 का। तो इसका उल्टा जो है, जो दोहरीकरण की बात मैं करता हूँ, तो दोहरीकरण के लिए क्या करते हैं, जैसे A5 ड्राइंग शीट है सबसे छोटी, इसको जब हम इसकी चौड़ाई से दुगना कर देंगे तो A4 प्राप्त होता है। इसी तरह से और भी प्राप्त होते हैं। जैसे आप यहाँ पे एक ड्राइंग देख पा रहे हैं, इसमें क्या है, एक ड्राइंग शीट A1 दी हुई है। जैसे ही मैंने एक ड्राइंग शीट A1 बनाया है, सॉरी A0 बनाया है, ये A0 है, इसकी ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। इसको मैं 20 से आधा कर दूंगा तो इस तरह की जो शीट प्राप्त होगी ये कौन सी होगी, A1 होगी। और इसी तरह से A1 को मैं आधा कर दूंगा तो जो शीट प्राप्त होगी वो A2 होगी। और A1 को ही जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, A0 को आधा किया तो A1 साइज प्राप्त हुआ, A1 को आधा किया तो A2 प्राप्त हुआ, A2 को आधा दिया तो A3 प्राप्त हुआ, A3 को आधा किया तो A4 प्राप्त हुआ। इसी का उल्टा जब हम आते हैं दोहरीकरण में तो A4 को दुगना करेंगे तो A3 प्राप्त होगा। ठीक है, इसी तरह से A3 को दुगना करेंगे तो A2 प्राप्त होगा, A2 को दुगना करेंगे तो A1 प्राप्त होगा, A1 को दुगना करेंगे तो A0 प्राप्त होगा। तो इसी को हार्विंग एंड डबलिंग कहते हैं। तो हार्विंग एंड डबलिंग से इंजीनियरिंग ड्राइंग के स्टैंडर्ड साइज की एक सीरीज प्राप्त होती है। इसके बाद एक टॉपिक है ट्रिम्ड एंड अनट्रिम्ड साइज ऑफ सीट। ये क्या होता है ये जान लेते हैं। तो ड्राइंग शीट पर काम करते समय या ड्राइंग शीट को संभालते समय कई बार क्या होता है, कागज़ के किनारों पर फटने की संभावना होती है। इसलिए स्टैंडर्ड साइज के यानी मानक साइज से थोड़े बड़े आकार की सीट पसंद की जाती है, जिसे अनट्रिम्ड साइज कहते हैं। बाद में उसकी छटनी की जाती है, जिसे ट्रिम साइज कहते हैं। जैसे मैं A0 की बात करूं तो A0 का साइज़ था 841 इंटू 1189, तो वो उसका ट्रिम्ड साइज़ है। अगर मैं अनट्रिम्ड साइज़ की बात करूं तो उससे थोड़ा सा बड़ा होता है उसका अनट्रिम्ड साइज़। क्यों, उसका रीज़न मैंने बता दिया है कि ड्राइंग शीट होती है वो काम करते समय किनारे से फट जाती है, इसलिए ड्राइंग को थोड़ा सा पहले से ही बड़ा लेके चलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डेजिग्नेशन ऑफ ड्राइंग शीट यानी शीट का पदनाम। तो इन सीटों को नाम दिए गए हैं, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इन ड्राइंग शीट को A0, A1, A2, A3, A4 और A5 जैसे पदनाम द्वारा नामित किया जाता है। A0 जो सबसे बड़ी ड्राइंग शीट होती है और बाकी सब इससे एक एक करके क्रम में छोटे होते हैं। जैसे A0 से छोटा A1, A1 से छोटा A2, A2 से छोटा A3, A3 से छोटा A4, A4 से छोटा A5। इसके बाद अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड सीरीज ऑफ ड्राइंग शीट यानी कि ड्राइंग शीट के मानक आकार की श्रृंखला। तो इन्हीं सब नियमों से अब एक श्रृंखला, एक सीटों के साइज़ों की एक श्रृंखला निकल के आती है, जिसको स्टैंडर्ड सीरीज ऑफ ड्राइंग शीट कहते हैं। जैसे एक टेबल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये टेबल आप देख पा रहे हैं, इसमें यहाँ पे उसका डेजिग्नेशन दिया हुआ है, यहाँ पे उसका ट्रिम साइज़ दिया हुआ है, यहाँ पे अनट्रिम साइज़ दिया है। तो जैसे A0 की मैं बात करूँ, A0 की मैं बात करूं तो A0 का साइज़ कितना है, ट्रिम साइज़ 841 इंटू 1189। अब मैंने बताया था कि अनट्रिम साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है, तो कितना होता है इसका 880 इंटू 1230। इसके बाद A1 की मैं बात करूं तो A1 का साइज़ कितना होता है 594 इंटू 841। अब इसमें आप देख सकते हैं कि 841 इसमें भी और इसमें भी कॉमन है। क्यों कॉमन है, क्योंकि A0 को ही आधा करके A2 बनाया गया है। तो जब आधा करते हैं तो उसका एक साइज़ जो है वही रह जाता है, दूसरा साइज़ आधा हो जाता है। तो 1189 है जो आधा होने के बाद में 594.5 होगा, जिसको 594 ही माना गया है, और दूसरा साइज़ 841 होगा। इसी तरह से
A2 का साइज़ होता है 420 इंटू 594। इसी तरह से A3 का साइज़ होता है 297 इंटू 420। इसी तरह से A4 का होता है 210 इंटू 297। इसी तरह से A5 का साइज़ होता है 148 इंटू 210। ये ट्रिम साइज़ हैं और इधर इनके अनट्रिम्ड साइज़ दिए गए हैं। तो इस तरह से एक सीरीज़ प्राप्त होती है, उनके साइज़ यहाँ पर दिए गए हैं। और इस टेबल से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं कि A0 का साइज़ कितना होता है, ट्रिम साइज़ कितना होता है या अनट्रिम्ड साइज़ कितना होता है। तो उसको याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसका भी मैं तरीका बताता हूँ। उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ इसमें आपको कि A4 जो सीट होती है ये वही उसी साइज़ की सीट है जो आप नॉर्मल फ़ोटोकॉपी करवाने के लिए शॉप वगैरह पे जाते हैं, तो जिस पेपर पे फ़ोटोकॉपी निकलती है वो A4 साइज़ का होता है, यानी 210 इंटू 297 का होता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि A3, A4, A1, A2 इस तरह की सीटें कितनी बड़ी होंगी। A4 का दुगना करेंगे तो A3 प्राप्त होगा, A3 का दुगना करेंगे तो A2, A2 का दुगना करेंगे तो A1, A1 का दुगना करेंगे तो A0। इसके बाद हम बात करते हैं नॉन स्टैंडर्ड सीरीज ऑफ ड्राइंग शीट, यानी कि ड्राइंग शीटों के अमानक आकार की श्रृंखला। तो अभी हमने स्टैंडर्ड सीरीज़ के बारे में पढ़ा था, अब हम बात करते हैं नॉन स्टैंडर्ड सीरीज़ के बारे में। तो उन ड्राइंग के लिए जिन्हें स्टैंडर्ड सीरीज़ की ड्राइंग शीट में समायोजित नहीं किया जा सकता, यानी उस पर बनाया नहीं जा सकता, उनके लिए नॉन स्टैंडर्ड सीरीज़ का उपयोग किया जाता है, जो कि स्टैंडर्ड सीरीज़ की ड्राइंग शीटों की चौड़ाई को 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या 5 गुना बढ़ाने से प्राप्त होती हैं। तो बता दो नॉन स्टैंडर्ड सीरीज़ क्या है। कुछ ऐसी ड्राइंग्स होती हैं जिनको कि स्टैंडर्ड सीरीज़ के जितने भी हमने A1, A2, A3, A4, A5, A0 ये पढ़े हैं, इसमें नहीं बनाया जा सकता। वो इस हिसाब से उनकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, लंबाई ज़्यादा होती है कि इन सीटों पर नहीं बनाया जा सकता। तो उनके लिए भी कुछ अलग तरह की नॉन स्टैंडर्ड सीरीज़ की ड्राइंग शीट बनाई गई हैं। वैसे बेसिकली जो होता है स्टैंडर्ड सीरीज़ पे ही ज़्यादातर ड्राइंगें बनाई जाती हैं। अगर उनमें नहीं आ पाती है तब हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये क्या होता है, जो भी स्टैंडर्ड सीरीज़ की ड्राइंग शीटें होती हैं उन्हीं की चौड़ाई को 2 गुना या 3 गुना या 4 गुना, 5 गुना इस तरह बढ़ा के नया सीट साइज़ प्राप्त किया जाता है। तो ये 2 प्रकार की होती हैं। इसमें भी 2 सीरीज होती है, एक होती है आपका स्पेशल एलोंगेटेड सीरीज ड्राइंग शीट और दूसरा होती है आपका एक्सेप्शनल एलोंगेटेड सीरीज ड्राइंग शीट। तो पहले स्पेशल के बारे में बात करते हैं, फिर स्टैंडर्ड के बात करेंगे। तो स्पेशल एलोंगेटेड सीरीज ड्राइंग शीट में A3 तथा A4 ड्राइंग शीटों की चौड़ाइयों को अलग अलग गुणक में बढ़ाने से प्राप्त होती है, जो कि आगे तालिका में दी गई है। बढ़े हुए श्रृंखला को प्रतीकों A3 इंटू 3, A3 इंटू 4, A4 इंटू 3, A4 इंटू 4, A4 इंटू 5 आदि द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं। तो इसमें जो नाम इन सीट का कैसे दिखाया जाता है, A3 इंटू 3, यानी कि अगर मैं A3 इंटू 3 की साइज़ की बात करूँ तो ये साइज़ कैसे होता है, चूँकि मैंने बताया था इसमें क्या होता है, इनकी चौड़ाइयों को तिगुना कर दिया जाता है। तो A3 जो ड्राइंग शीट होती है इसका साइज़ होता है 297 इंटू 420। तो इसकी जो 297 वाली साइज़ है वो इसकी चौड़ाई होगी, तो उसका 3 गुना करेंगे तो 891 प्राप्त होगा। तो इस तरह से एक नया साइज़ बन जाता है 420 इंटू 891। तो 891 बड़ा है इसलिए इसकी लेंथ बन जाती है और जो उसकी लंबाई थी यानी कि 420 उसकी चौड़ाई बन जाती है। तो इस तरह से A3 इंटू 4, A4 इंटू 3, A4 इंटू 4, A4 इंटू 5 इस तरह की ड्राइंग शीटों के साइज़ प्राप्त होते हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि जो स्पेशल एलोंगेटेड सीरीज की ड्राइंग शीट होती हैं ये केवल A3 या A4 को उनकी चौड़ाई को बढ़ाने से प्राप्त होती हैं। बाकी जो अलग अलग सीटें हैं A0, A1, A2 इनसे कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती है। इसके बाद हम अगली सीरीज़ देखते हैं, एक्सेप्शनल एलोंगेटेड सीरीज ड्राइंग शीट। इसमें क्या होता है, यह A0 से लेकर A4 तक ड्राइंग शीटों की चौड़ाइयों को अलग अलग गुणक में बढ़ाने से प्राप्त होती हैं, जो कि आगे तालिका में दी गई हैं। बढ़े हुए श्रृंखला को प्रतीकों A0 इंटू 2, A0 इंटू 3, A1 इंटू 3, A1 इंटू 4, A2 इंटू 3 आदि द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। तो इसमें क्या है, A0 से लेके A4 तक जितनी भी अलग अलग तरह की स्टैंडर्ड ड्राइंग शीट होती हैं उन सब की चौड़ाई को बढ़ा के अलग एक सीरीज़ साइज़ों की सीरीज़ प्राप्त की जाती है। इसमें
A3 और A4 भी सम्मिलित है, जो कि आपका इससे पहले वाली सीरीज़ यानी आपका स्पेशल एलोंगेटेड सीरीज में था। तो उनको छोड़ के बाकी सब आपको इसमें मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं A0 इंटू 2 है, A0 इंटू 3 है, A1 इंटू 3 है, A1 इंटू 4 है, A2 इंटू 3 है, A2 इंटू 4 है, A2 इंटू 5 है। इसी तरह से अब यहाँ पे देखेंगे A2 इंटू 5 से A3 इंटू 5 से स्टार्ट हुआ है। इससे पहले A3 इंटू 4, A3 इंटू 3, A3 इंटू 2, ये पहले वाली आप सीरीज़ में पढ़ चुके हैं, तो वो इस सीरीज़ में नहीं है। इसी तरह से A4 इंटू 4, A4 इंटू 7, A4 इंटू 8, A4 इंटू 9, इस तरह से अलग अलग साइज प्राप्त होते हैं। इसके बाद अगला नया टॉपिक है मेथड ऑफ फोल्डिंग अ प्रिंटेड ड्राइंग शीट एज पर BIS SP 46 2003। तो जो इस तरह की आपने अलग अलग साइज़ों की ड्राइंग शीट पढ़ी है, इनको फोल्ड करने का यानी कि तह करने का, मोड़ने का तरीका है एज पर BIS SP 46 2003। तो BIS SP 46 2003 ये क्या है? ये एक स्टैंडर्ड है, भारतीय स्टैंडर्ड है। मतलब स्टैंडर्ड को आप उस तरह से समझ सकते हैं कि जो चीज़ें आपका राष्ट्र स्तर पर या विश्व स्तर पर की जाती हैं, तो उनको करने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं, कुछ तरीके बनाए जाते हैं, जिससे कि सब लोगों के काम में एक समरूपता रहे, एक ही जैसा लोग चीज़ समझें और करें, कन्फ्यूज़न ना हो। तो उसी के लिए उसके रूल के अगेंस्ट, उसके रूल के अनुसार ही इसको ड्राइंग शीट को मेथड करने का कुछ तरीका है। वो क्या है देखते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है ड्राइंग शीट फोल्ड करने की, क्यों आवश्यकता है हमको ड्राइंग शीट फोल्ड करने की। तो ड्राइंग शीट को फोल्ड करने की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। क्या? पहला, ड्राइंग शीट को कहीं भी सुगमता से ले जाने के लिए तथा उसको डायरी या बुक में बाइंड करके रखने के लिए। जो बड़ी बड़ी ड्राइंग शीट होती है उनको एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में दिक्कत होगी, तो इसलिए उनको क्या करते हैं, तह करके उनको डायरी या बुक में बाइंड करके रखा जाता है। और कोशिश करते हैं कि कितनी बड़ी ड्राइंग शीट हो उनको फोल्ड करके A4 साइज का बना दिया जाए। इसके बाद जब ड्राइंग शीट अधिक संख्या में होती है तो उन्हें संरक्षित करने के लिए आवश्यक ट्रेस को बचाने के लिए उन्हें मोड़ कर रखना पड़ता है। जब बहुत सारे ड्राइंग शीट हो तो उनको इस तरह से फैला कर रखेंगे तो बहुत ज़्यादा जगह कंज्यूम करेगा, और साथ ही साथ जो ड्राइंग उसमें चित्र बने हुए हैं, ड्राइंग बनी हुई है शीट पे, वो भी सेफ नहीं रहेगी। तो इसलिए भी उनको मोड़ के रखने की आवश्यकता होती है। तीसरा है, जब ड्राइंग को कंपोनेंट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए शॉप फ्लोर के लिए रिलीज करना पड़ता है। जब ड्राइंग को कारीगर के पास में या फिर शॉप फ्लोर पर भेजा जाता है बनने के लिए, तो उस समय भी ड्राइंग शीट को मोड़कर तब उनके पास भेजा जा सकता है, जिससे उनके पास आसानी से पहुंच जाए, सुगमता से पहुंच जाए, बिना कटे फटे पहुंच जाए। तो इन सब चीज़ों के लिए ड्राइंग शीट को फोल्ड करने की आवश्यकता होती है। इसके बाद एप्लीकेबिलिटी, प्रयोज्यता। तो एप्लीकेबिलिटी का मतलब है कि किस कंडीशन में ड्राइंग शीट को फोल्ड करने की ज़रूरत होती है। क्या सभी ड्राइंग शीट को फोल्ड किया जाता है? सभी को फोल्ड किया जाता है? ऐसा ज़रूरी नहीं है। कब ड्राइंग शीट को किस कंडीशन में फोल्ड करने की ज़रूरत होती है? तो ड्राइंग की फोल्डिंग केवल उन्हीं ड्राइंग पर लागू होती है जो कंपोनेंट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए शॉप फ्लोर के लिए रिलीज़ की जाती है। ओरिजिनल ड्राइंग को कभी भी ड्राइंग ऑफिस के बाहर नहीं ले जाया जाता और उन्हें सुरक्षित स्टोर करके रखना चाहिए। वो ड्राइंग जो ट्रेसिंग शीट या कपड़े या पॉलीमर या एक्रेलिक पॉलीमर जैसी शीटों पर बनते हैं, उन्हें कभी भी फोल्ड करके नहीं रखना चाहिए। उन्हें पॉलीथीन फोल्डर में रखकर फाइलिंग कैबिनेट या अलमारी में रखना चाहिए। कभी कभी शॉप फ्लोर के लिए रिलीज़ की जाने वाली ड्राइंग शीट की ब्लूप्रिंट या फोटोकॉपी को उनकी लाइफ बढ़ाने के लिए लेमिनेट करके रखा जाता है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जब कोई इंजीनियर या ड्राफ्ट्समैन ड्राइंग बनाता है तो वो एक सबसे पहले जो ड्राइंग बनाता है, जो अप्रूव होती है, वो एक ओरिजिनल कॉपी होती है। तो वो ड्राइंग पेपर भी बनता है, पेपर पे भी बनता है, इसके अलावा ट्रेसिंग पेपर पे भी बनता है, इसके अलावा एक्रेलिक पॉलीमर पे भी बनता है, कपड़े पे भी बनता है। तो ड्राइंग की फोल्डिंग केवल उन्हीं ड्राइंग पे लागू होती है जो इस ओरिजिनल कॉपी से एक तरह से आप फोटोकॉपी या ब्लूप्रिंट निकाल के
कारीगर के पास में या फिर मैन्युफैक्चरर के पास में भेजते हैं उनको बनने के लिए, तो जो कॉपी होती है उसकी, उसको ही फोल्ड करने की आवश्यकता होती है। ये जो ट्रेसिंग शीट पे बनी ड्राइंग होती है या फिर कपड़े पे या पॉलीमर पे, इनको फोल्ड करने की आवश्यकता नहीं होती है और इनको फोल्ड नहीं किया जाता है, बल्कि इनको पॉलीथीन फोल्डर में रखकर किसी अलमारी में या फाइलिंग कैबिनेट में रखा जाता है। कभी कभी सॉफ्ट फ्लोर के लिए जो ड्राइंग शीट रिलीज़ की जाती है, ड्राइंग शीट या ब्लूप्रिंट, उनको लेमिनेट करके भी रखा जाता है, जिससे कि उनकी लाइफ बढ़ जाए, कटे फटे नहीं या डैमेज नहीं हो। इसके बाद अगला है प्रिकॉशंस। तो ड्राइंग शीट फोल्ड करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ड्राइंग शीट फोल्ड करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला क्या है, ड्राइंग को इस तरह मोड़ना आवश्यक है कि वो खराब या क्षतिग्रस्त न हो। ड्राइंग को इस तरह से मोड़ें कि वो कटे फटे नहीं या फिर उसमें सिलवटें ना पड़ जाएं या वो गंदे ना हो जाएं, तो ये ध्यान रखना आवश्यक है। इसके अलावा ड्राइंग शीट को इस तरह से मोड़ना चाहिए कि टाइटल ब्लॉक आसानी से दिखाई दे। ड्राइंग शीट में नीचे कॉर्नर पे राइट हैंड साइड में एक टाइटल ब्लॉक होता है, जिसमें ड्राइंग का नाम, उसकी डिस्क्रिप्शन और ड्राइंग से संबंधित जानकारियाँ होती हैं। तो वो ड्राइंग शीट को इस तरह से मोड़ना चाहिए कि वो जानकारी ढक के अंदर ना चली जाए, वो हमेशा सामने की तरफ होना चाहिए, दिखना चाहिए। तो ये जिसको टाइटल ब्लॉक कहते हैं, तो टाइटल ब्लॉक जो है आसानी से दिखना चाहिए। इसके बाद आगे है मेथड ऑफ फोल्डिंग, तय करने की विधि। तो हम जानेंगे कि अलग अलग तरह की ड्राइंग शीटों को तय करने की क्या विधि है। तो BIS SP 46/2003 के अनुसार ड्राइंग को फोल्ड करने की विधि निम्नलिखित है। तो सबसे पहले A1 शीट के बारे में बात करते हैं। A1 शीट को कैसे फोल्ड किया जाता है। A0 शीट को फोल्ड करके नहीं रखा जाता है और A1 को फोल्ड किया जाता है। तो A1 का साइज़ क्या है, 594 × 841 होता है। कैसे फोल्ड किया जाता है, इसको चार तह में फोल्ड किया जाता है। किस तरह से, वो मैं बताता हूँ आपको बारी बारी। सबसे पहले आप देखिए A1 की ये शीट दी गई है, जिसका साइज़ आपका 594 × 841 है। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी ड्राइंग शीट हो, उसको तह करके हमको A4 साइज़ का बनाना है। A4 साइज़ का मतलब है 210 × 297। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे 297 है और ये 210 है। तो इसको किस तरह से फोल्ड करना है, इसको 4 फोल्ड में फोल्ड किया जाता है। पहला फोल्ड यहाँ से, दूसरा फोल्ड यहाँ से, तीसरा फोल्ड यहाँ से, उसके बाद चौथा फोल्ड करते हैं। वो कैसे करते हैं, बीच से। किस तरह का फोल्ड करना है, इधर देखेंगे आप, पहला फोल्ड आपका यहाँ से है, यहाँ से इसको मोड़ा। फिर दूसरा फोल्ड कहाँ से आपका, यहाँ से है। मतलब एक बार जिधर फोल्ड किया, फिर उसके अपोजिट साइड में दूसरा फोल्ड करते हैं। फिर तीसरा फोल्ड कहाँ से किया आपने, यहाँ से। तो एक फोल्ड, दो फोल्ड और 3 फोल्ड हो गए, जो कि 1 2 3 ये फोल्ड हो गए। इसको फोल्ड करने के बाद में आपको एक साइज़ जो है इसका 210 का प्राप्त हो जाएगा। 210 की चौड़ाई में ये हो जाएगा, लेकिन इसकी लंबाई जो है वो अभी भी ज़्यादा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको फिर इसको यहाँ बीच से फोल्ड करते हैं। तो बीच से किस साइड से फोल्ड करते हैं, 297 इसकी ऊंचाई से इसको फोल्ड करते हैं, यानी सीट के बीचों इसके आधे से इसको मोड़ देते हैं। और मोड़ते समय क्या करते हैं, यहाँ से आपने देखा जैसे इसको मोड़ा है, तो मोड़ के इसको पीछे की तरफ ले जाते हैं। पीछे की तरफ ले जाने से क्या होता है, ये इसका टाइटल ब्लॉक है। टाइटल ब्लॉक हमेशा ऊपर की तरफ रहता है। इसके बाद A2 शीट, जिसका कि साइज 420 × 594 होता है, इसको मोड़ने का तरीका देखते हैं। तो A1 को चूँकि 4 फोल्ड में करते थे, A1 को एक ही फोल्ड में 3 फोल्ड में मोड़ते हैं। कैसे कैसे, उसके बारे में देखते हैं। एक इसको यहाँ से फोल्ड करते हैं, दूसरा यहाँ से फोल्ड करते हैं, तीसरा यहाँ से फोल्ड करते हैं। तो पहला जो फोल्ड करते हैं, ये देखेंगे 210 की लंबाई पे, फिर 210 की लंबाई पे दूसरा फोल्ड करते हैं, और तीसरा फोल्ड किस ऊंचाई पे करते हैं, 297 पे। तो इधर की तरफ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे पहला फोल्ड आपका यहाँ से करते हैं। ये कितनी चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक की, 210। उसके बाद दूसरा फोल्ड कहाँ से करते हैं,
यहाँ से उसी तरह से उल्टी डायरेक्शन में 2 फोल्ड हो गए। इसके बाद में दोनों फोल्ड में ये आपका बराबर साइज़ों में 2 से 10 के साइज़ों में कवर हो जाएगा। इसके बाद अभी भी इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है, 420 है। तो इसको हमको कितना करना है, 297। तो 297 की लगभग लेंथ पे इसको यहाँ से पीछे की तरफ मोड़ दिया जाता है। ये साइज़ 297 होता है, शेष बची हुई लेंथ पीछे की तरफ हो जाती है और टाइटल ब्लॉक अभी भी आपका सामने की तरफ है। तो इसी तरह से A2 सीट को मोड़ा जाता है। और मोड़ते समय मैं एक बात आपको बता दूं कि ये प्रैक्टिस से आता है। आप हर बार नाप के नहीं मोड़ेंगे सीटों को कि 210 कहाँ पे पहुँचेगा और 420 कहाँ से पहुँचेगा। ये आपको प्रैक्टिस से अपने आप आ जाता है कि उसको 3 बराबर भागों में 3 फोल्ड करना है तो 3 बराबर भागों में मोड़ लिया, ठीक है। और 4 फोल्ड करना है A1 के लिए जैसे, तो 4 बराबर भागों में कर लिया, तो अपने आप A1 के साइज़ में आ जाता है धीरे धीरे। इसके बाद अब A3 सीट की जो सीट होती है जिसका साइज़ 297 × 420 होता है, उसको कैसे फोल्ड करना है, उसको केवल एक फोल्ड में ही फोल्ड करते हैं। आधे से उसको फोल्ड बीच से फोल्ड कर देते हैं तो वो फोल्ड हो जाती है। जैसे इसको केवल यहाँ से फोल्ड कर दिया गया तो ये आपका फोल्ड हो गई और इसका टाइटल ब्लॉक अभी भी बाहर की तरफ है। इसका साइज़ ये 420 होता है। 420 का आधा करेंगे तो 210 होता है, जो कि अपने आप A1 का एक साइज़ हो जाएगा और उसकी ऊंचाई ऑलरेडी 297 है। तो A3 से ऑटोमेटिक A4 बन जाएगा एक ही फोल्ड में। तो इस तरह से A1, A2 और A3 सीट को फोल्ड किया जाता है। A4 को फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी वो A4 के साइज़ में है। और A0 की सीट को फोल्ड करके नहीं रखा जाता है, या तो उनको रोल करके रखा जाता है या फिर उसको पॉलीथीन में तह करके रखा जाता है। तो अगर आप आज की क्लास की नोट्स तथा निम्मी की इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की ई-बुक्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस क्लास के यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें, हम आपका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो ITI की क्लासेस तथा अन्य जानकारियों के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ITI वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। आपके सब्सक्राइब करने से हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हम फिर आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।